सभी साथियों को नमस्कार। आज हम पीजीटी केमिस्ट्री की सीरीज में अपना जो लेक्चर नंबर सेकंड है केमिकल बॉन्डिंग का, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल जो लास्ट क्लास में मैंने लेक्चर लिया था, केमिकल बॉन्डिंग का जो पहला लेक्चर हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था बेसिक्स, बिल्कुल एकदम बेसिक्स, कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें बेसिक्स में आपको क्लियर होने ही होने चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक की बात करी कि बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये सब मैंने उसमें बता रखा है आपको। आज हम चलेंगे कुछ थ्योरीज के ऊपर, जैसे वीबीटी थी, वीएसईपीआर थी, इनके बारे में हम आज क्या करेंगे, आज वाले लेक्चर में हम बात करेंगे। तो जो कल वाला लेक्चर हुआ था, जो इससे पहला लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास में, जो लेक्चर नंबर 1 था, उसमें मैंने बताए थे बेसिक्स के बारे में बात करी थी। ठीक है, और ये हमारा तीसरा टॉपिक है। अगर आप ये पहली क्लास देख रहे हैं तो आप दो टॉपिक मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पे फ्रीली आपके पास में अवेलेबल है। एक टॉपिक है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और दूसरा टॉपिक है हमारे पास में किस चीज़ का, पीरियडिस्टीन प्रॉपर्टी या पीरियडिक टेबल में सीधा अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ। तो ये दोनों टॉपिक मैंने पढ़ा लिए हैं पूरा। आपको यूट्यूब पे मार्कंडे एकेडमी के नाम से आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया है, प्लस उसके साथ में पीवाईक्यू भी करवाए गए हैं साथ साथ में। पीरियडिक टेबल के साथ में भी ऐसा ही है। तो ये हमारा है टॉपिक नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर 2। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं एक केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। ठीक है, तो आज के सत्यनारायण की कथा शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास, जैसे कि अगर आपने लास्ट क्लास देखी तो मैंने आपको बताया था, जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, कौन सा होगा आपका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये फाउंडेशन में क्या होता है कि ये क्या बताता है कि बॉन्ड क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, कौन सा वाला, वैलेंस बॉन्ड। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है, हमारे पास में मोस्टली बात करती है कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है, और जनरली बात करती है कोवलेंट बॉन्ड की। किसकी बात करती है, कोवलेंट बॉन्ड की बात करती है। अब जो ये लेक्चर बेस्ड होने वाला है, ये बेस्ड होने वाला है सीधा कि जो पीजीटी केमिस्ट्री के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कि आप सेंट्रल के एग्जाम दे लो या स्टेट के किसी भी एग्जाम को आप दे लो, तो मैं उसके हिसाब से ही ये लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ। जो लोग पहले से देखते हैं उन्हें तो पता है, लेकिन अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो मैं उनके लिए बता दूं। तो इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, जो पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर आप टीजीटी का एग्जाम देते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो पढ़ाने के लिए, मतलब या तो आप लेक्चर एज अ पीजीटी ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर आप एज अ टीजीटी कहीं भी ज्वाइन करना, तो उसके बेसिस के हिसाब से ही मैंने ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं, स्टेट में जितने भी एग्जाम होते हैं, उनके बेसिस पे मैंने क्या बनाया, एक सिलेबस बनाया, और उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करवा रहा हूँ, ये सीरीज हम प्रिपेयर करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो इसमें क्या होता है कि एटम एक दूसरे को कैसे अप्रोच करते हैं, जो अब मैं आपको बताता हूँ। तो क्या होता है, एटम, दो एटम है, सपोज हमारे पास इन दो एटमों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। किससे ज्यादा होना चाहिए, रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होना चाहिए क्या, अट्रैक्टिव फोर्स। तभी जाके क्या होंगे, एक दूसरे के पास पास आएंगे। मैंने बताया था, इसका जो न्यूक्लियस होता है इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और इसका न्यूक्लियस क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। एक टाइम आने पर क्या होता है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बिल्कुल मिनिमम हो जाती है, जिसके और ज्यादा ये पास नहीं आ सकते, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू रिपल्सिव फोर्सेस, तो क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है, और इसी की वजह से क्या होता है, आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये मैंने आपको बता दिया था, और लिनार्ड जोन्स डायग्राम भी मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें हमारे पास में कुछ पोस्टुलेट्स आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, कि क्या पोस्टुलेट्स है, पोस्टुलेट्स भी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं सीधा डायरेक्ट एज इट इज, कि भाई पोस्टुलेट्स, ये वाला कौन सा पोस्टुलेट वीपीटी में नहीं था, या कौन सा पोस्टलेट बीबीटी में था, ऐसा एमसीक्यू बना के पीजीटी में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो इन्होंने क्या बोला, जो पहला पोस्टुलेट था, ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, क्या होता है कि जो हाफ फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड का मतलब जैसे ये हाइड्रोजन का है, तो इसमें क्या है, पूरा फील्ड नहीं है, आधा है, क्योंकि मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग करेंगे और क्या बना देंगे, ये एक बॉन्ड बना देंगे। समझ में आ रही बात। तो पहला क्या है, ओवरलैपिंग किन में होगी, जो हाफ फील्ड होंगे, और हाफ फील्ड और कौन से, वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल ही क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे ओवरलैप करेंगे। समझ में आ रही बात। ये बात कौन कर रही है, वीबीटी के पोस्टुलेट्स हैं। किसके पोस्टुलेट्स हैं, वीबीटी के पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि वीबीटी के पोस्टुलेट्स में क्या बोला जाता है, कि जो ओवरलैपिंग होती है वो किन के बीच में होती है, जो वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, और वो भी कौन से वाले, हाफ फील्ड वाले होते हैं, उनके बीच में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला था, इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। अगर इसका ऊपर है तो इसका कैसा होना चाहिए,
इसका नीचे होना चाहिए। समझ में आ रही बात? इसका क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। एक ऊपर एक नीचे, तो क्या बनेगा? इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। द थर्ड पॉइंट था, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो लोकलाइज शेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं बिटवीन न्यूक्लियाई। क्या होते हैं? लोकलाइज होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके बीच में? न्यूक्लियाइज के बीच में। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो वो क्या होते हैं? जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? दोनों न्यूक्लियस के बीच में। जैसे सपोज एक न्यूक्लियस ये है, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे यही बना देता हूँ, इसी को बना देते हैं। तो ध्यान रखना, ये एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है इधर, और एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इधर है। तो ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ होंगे? इन दोनों के बीच में क्या हो जाएंगे? शेयरिंग हम मान के चलते हैं। ऐसे करके हम बनाते थे पहले ही। यही था हमारे पास में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो क्या थे हमारे पास में जो मेन पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक एग्जाम की टिप देना चाहता हूँ कि पीजीटी में क्या पूछा जाता है। तो पीजीटी में पूछा जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। मतलब जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। इस पे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, तो ये आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पीजीटी में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हमारे पास में, आपके पास में जो बीबीटी है उसमें क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है और एक क्या होता है हमारे पास में? पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है और एक क्या होता है? एक पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो मैं इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है कि कैसे होते हैं, क्या चीजें होती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में सिग्मा वर्सेस पाई बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? हम क्या होता है? हेड ऑन, मतलब क्या होता है? एक का हेड दूसरे के हेड से क्या होगा? डायरेक्टली ओवरलैप होगा, या एंड टू एंड ओवरलैप बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। तो उससे क्या बनता है हमारा? सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। या तो उसको एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं, या बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, या बोलते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ठीक है, इससे क्या बनता है? आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन से ऑर्बिटल बनाते हैं? तो ऑर्बिटल है एस 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 पी पी पी। और कौन सा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से बनाते हैं। ठीक है, और ये बॉन्ड कैसा होता है आपका? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है? इफिशिएंट ओवरलैप पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। मैंने बताया आपको, जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उसकी वजह से क्या होगा? उतना बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। इसमें जो चौथा पॉइंट होता है, इसमें क्या होता है? फ्री रोटेशन पॉसिबल हो सकता है। जो रोटेशन है, क्योंकि क्या होता है? सिंगल होता है तो ये घूम सकता है, हेड ऑन ओवरलैप। इसमें मैंने आपको बताया था एस एस कैसे होंगे। आपका एस ऑर्बिटल ये है और दूसरा एस ये है, तो वो क्या कर लेगा आपका? इस टाइप से एस एस ओवरलैपिंग हो जाएगी। एस और पी की बात कर लेते हैं, तो एस हमारे पास ये है और पी हमारा क्या होता है? एस है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। ये हमारा एस और ये क्या है? ये हमारा एस और ये क्या है? हमारा पी है। तो कैसा हो जाएगा आपकी ओवरलैपिंग? इस टाइप से हमारी क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये ओवरलैपिंग जोन हो गया इस टाइप से। समझ में आ रही बात? और ये आपको दिख ही रहा होगा, ये पी है और ये भी क्या है? पी है। तो ये आपस में जुड़ के ऐसे बन गए। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास में? दूसरा है हमारे पास में पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड की हम बात कर लेते हैं। तो पाई बॉन्ड में क्या होता है? साइडवेज होता है, या फिर क्या बोलते हैं इसे? लिटरल ओवरलैपिंग, या बोलते हैं पैरेलल। इसमें क्या होता है? हेड टू हेड होता है। इसमें क्या होता है? पैरेलल, एक इधर से रहेगा दूसरा उधर से रहेगा। इसमें ऑर्बिटल जनरली जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन से करते हैं? पीपी, परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस। ठीक है, और ये कैसा बॉन्ड होता है? वीकर बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? लेस एफिशिएंट ओवरलैप, ओवरलैपिंग कम होती है। इसमें रोटेशन नहीं हो सकता, रोटेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बॉन्ड क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है, मैं यही भी बता दूं, जैसे ये पी है आपका और ये भी दूसरा भी क्या है आपका? पी। तो ये आपस में क्या करेंगे? ये यहाँ से मिलेगा, तो इनमें क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। इसमें क्या है? हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। अब ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड पावरफुल होता है किससे? पाई से। ठीक है, और पाई बॉन्ड जनरली क्या होता है? अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। ये ध्यान रखना आप लोग, मैं आपको इसमें कुछ बता भी देता हूँ। पाई बॉन्ड नेवर एग्जिस्ट अलोन, अकेले नहीं एग्जिस्ट करता। इट्स ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर ए सिग्मा बॉन्ड। ये बात किसने कही है? वीबीटी ने कही है, ध्यान रखना। अभी मैं इसको बताऊंगा एमओटी में क्या होता है। अगर आपने पढ़ा है, वैसे आप पीजीटी के लिए तैयारी कर ले, तो आपको पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है कि जो हमारे पास में क्या होता है? बी टू होता है और सी टू होता है। उनमें क्या होता है हमारे पास में? कि सिग्मा बॉन्ड के बनने से पहले ही क्या बन जाता है? आपका पाई बॉन्ड बन जाता है। समझ में आएगी बात? ये आपको नहीं, पर यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान नहीं रखना। यहाँ पे क्या बोला था हमारे पास में? जो वीबीटी बात करती है वो क्या बात करती है? वो बात करती है कि क्या होता है? पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा? पहले सिग्मा बनेगा, फिर कौन सा बनेगा? आपका पाई बनेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी। मैंने आप बीबीटी के बारे में बता दिया, उसके बाद में क्या है इसकी लिमिटेशन क्या क्या थी और एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है? जो पहला पॉइंट है इसका, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान रखना, इसने ऑक्सीजन को क्या बताया था? इसने बताया था डायमैग्नेटिक। क्या बताया था?
डायमैग्नेटिक। लेकिन एक्चुअल में ऑक्सीजन कैसा होता है? ऑक्सीजन होता है पैरामैग्नेटिक। कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। तो ये गलत हो गया क्योंकि नहीं बता पाए, लेकिन कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। इसको ये बता नहीं पाया था, ठीक है। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, इट डज नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ कंपाउंड। कुछ कंपाउंड के कलर को ये नहीं बता पाया था, उसका भी कारण था, ठीक है। द थर्ड पॉइंट, इट फेल्स फॉर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड लाइक B2H6, ठीक है। ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं पाया था, B2H6 कैसे आपका फॉर्म हो रहा है, किस टाइप से आपके पास में स्टेबल हो पा रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब हम बात करते हैं PYQ में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन था जो KVA केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया था, विच ओवरलैप इज स्ट्रॉन्गेस्ट। इसमें हमने मैं बता चुका हूँ आपको कि क्या होगा, जिसमें क्या होगा सबसे ज्यादा, अगर हम नॉर्मल सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं SS, PP, SP और PP, ठीक है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जब बात करी थी SP और D और F ऑर्बिटल के बारे में, तो S कैसा होता है आपका? नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। P कैसा होता है आपका? डायरेक्शनल। ये सब बाकी डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। ये सब के सब कैसे होते हैं? ये भी डायरेक्शनल होता है और ये भी क्या होता है आपका? डायरेक्शनल नेचर का होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे SS वाला तो एक्सियल ही ओवरलैप कर सकता है। यहाँ पे PP वाला एक्सियल दे रखा है और यहाँ पे क्या एक S और एक P दे रखा है, PP लेटरल दे रखा है। तो ध्यान रखना, PP वाला क्या होता है, ड्यू टू द डायरेक्शनल नेचर, ये क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रॉन्गर ओवरलैप होगा किसमें? PP में। SS में नहीं होता है, क्योंकि SS कैसा होता है आपका? एसएस में नॉन डायरेक्शनल नेचर हो जाता है। कैसे हो जाता है? एसएस में नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्गर ओवरलैप नहीं हो पाता है। एसपी में क्या होगा, एक एस है दूसरा पी है, तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर ओवरलैप नहीं हो पाएगा। और पीपी लिटरल में कैसा बॉन्ड बनेगा आपका? पाई। और पाई में आपको पता है वैसे ही क्या होता है, ओवरलैपिंग थोड़ा कम होती है इन कंपेरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हो गई बात? इसका मैंने रीजन भी आपको दे रखा है। डायरेक्शनल नेचर ऑफ पी ऑर्बिटल कंसंट्रेट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। किस पे कंसंट्रेट करता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे कंसंट्रेट करता है, ठीक है, जो डायरेक्शनल नेचर होती है। तो इसके क्या होता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसमें ओवरलैप क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्गर हो जाता है। किसमें? एक्सीएल में, इन कंपेरिजन टू एसएस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया था हमारा, D++ पूछा गया था, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन, ये आपको कंपाउंड दे रखा है, CS ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CS डबल बॉन्ड, CS2। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आपको इसको क्या करना है, पहले फुल फॉर्म में लिख देना। तो यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड C, अब मैंने आपको बताया था ये क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा। ये क्या हो जाएगा? सिग्मा। ये भी क्या होगा? सिग्मा। ये भी क्या हो गया आपका? सिग्मा। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये भी क्या हो गया? सिग्मा। एक सिग्मा, इसमें से एक सिग्मा, ठीक है। और बाकी दो क्या हो गए? यहाँ पे दो हो गए पाई, 2 पाई, और एक यहाँ पे क्या हो गया आपका? 1 पाई। तो 3 तो पाई हो गए, और सिग्मा गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 सेकंड, कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने सिग्मा हो गए इसमें? इसमें आपके हो गए 9 सिग्मा एंड 3 पाई। कितने हो गए? 9 सिग्मा एंड 3 पाई। इस टाइप से पूछता है। आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसमें बताओगे मुझे C2CN का होल 4 में कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे? ये आपका होमवर्क है, इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेजोनेंस की। किसकी बात करते हैं? रेजोनेंस की। ध्यान रखना, रेजोनेंस कब होता है? व्हेन वन स्ट्रक्चर इजंट इनफ, यानी कि एक स्ट्रक्चर क्या होता है, जो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता किसी भी कंपाउंड की, तो उसे उसके लिए क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या लेते हैं? रेजोनेंस का सहायता, रेजोनेंस की हेल्प लेते हैं, ठीक है। रेजोनेंस एक्चुअल में है क्या चीज? जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बेंजीन। अब आपने देखा होगा बेंजीन को आपने ऐसे भी बनाया होगा, वैसे ऑर्गेनिक का एग्जांपल है पर फिर भी आप समझ जाओ, ऐसे भी बनाया होगा आपने, और ऐसे भी बनाया होगा आपने, इस टाइप से बनाया होगा, फिर आपने कभी कभार ऐसे भी कर देते हैं आप इस टाइप से। तो ये जो स्ट्रक्चर हम बोलते हैं इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कैसा क्यों होता है? क्यों होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ओवर मल्टीपल एटम। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेजोनेंस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। और होता क्यों है? इसका सिंपल सा कारण है, व्हेन वन स्ट्रक्चर इजंट इनफ। अगर एक स्ट्रक्चर आपका क्या नहीं है, पूरा इनफ नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास में रेजोनेंस होता है, ठीक है। अब हमारे पास में रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने के लिए कुछ रूल हैं, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंटली बताए, 2 3 रूल ही बताए, ज्यादा मैं आपको एकदम वो नहीं करना चाह रहा था। तो 3 रूल मैंने मेन उठाए हैं। क्या है? पहला, द फर्स्ट रूल,
पोजीशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई मस्ट बी फिक्स, यानी कि जो पोजीशन होगी एटॉमिक न्यूक्लियाई की वो क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ध्यान रखना ये नहीं कि तुमने किसी में इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिए, एक में तो कम बनाए और एक में क्या बना दिए ज्यादा। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी सेम होना चाहिए और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चाहे आपने 10 स्ट्रक्चर बनाए, चाहे आपने बनाए 15, चाहे आपने बनाए 2, लेकिन उनमें ये चीजें होनी चाहिए। एटॉमिक न्यूक्लियाई की पोजीशन फिक्स होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होंगे। सिर्फ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर का क्या होगी, शिफ्टिंग होगी, ठीक है, डीलोकलाइजेशन होगा। द थर्ड पॉइंट, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर्स मूव, सिग्मा बॉन्ड डू नॉट ब्रेक। सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर मूव, बाकी कुछ नहीं होता है। अब देखो जैसे इसमें हमारे पास में ओजोन का था, तो ओजोन का मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास में, ये नेगेटिव ने क्या करा, यहाँ पे बॉन्ड बना दिए, समझ में आ रही बात, यहाँ पे बॉन्ड बना दिए और क्या हो गया हमारे पास में, फिर क्या होगा हमारे पास, जब यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे हमारे पास में, इस पे आ जाएंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, ये दो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ तो इसने क्या कर दिया, इस नेगेटिव ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, यहाँ इन्होंने ये गलत बना दिया, यहाँ पे कैसा आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। समझ में आ रही बात, जो नेगेटिव चार्ज यहाँ था वो किस पे आ जाएगा आपका, वो इस वाले ऑक्सीजन पे आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गई बात। रियलिटी में क्या होता है, जो कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं, इमेजिनरी जो फॉर्म होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं या रियल फॉर्म बोलते हैं। जैसे हम, मैं आपको बताऊं कि बेंजीन इस फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा रेजोनेंस हाइब्रिड हम बना देते हैं, इसको रियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल की मतलब कहीं ना कहीं पे इस टाइम पे होगा। और ये है हमारे पास सपोज तो इस टाइप से, इनको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है, या ऐसा हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये हमने बेंजीन के बारे में कई बार पढ़ा, ये इमेजिनरी फॉर्म है, ऐसा फॉर्म में नहीं होता जनरली, वो कैसा होता है, इस रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में पाया जाता है। समझ में आ गई बात, इसको हम रियल मान के चलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है जो पीजीटी में उनका फेवरेट क्वेश्चन है, कि क्या पूछता है कि बॉन्ड ऑर्डर कैसा होता है। तो ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग, इससे क्या निकालोगे आप, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। समझ में आ रही बात, अरे क्लियर हो गई बात। ये पीजीटी में बहुत फेमस क्वेश्चन है उनका, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में क्या बता सके, बॉन्ड ऑर्डर हम पूछ लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। हमने लिखना बता दिया आपको कैसे करते हैं, उसके बाद में बात आती है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको गोल्डन रूल के नाम से मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है, क्वेश्चन यहीं से आता है कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहला जो इसमें पॉइंट है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर, न्यूट्रल वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। द सेकेंड पॉइंट, जिसका कंप्लीट ऑक्टेट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ पॉजिटिव, अब यहाँ पे आर का भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है। सी का आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो आप लोग, इसका तो नहीं है ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 ही हमारे पास। यहाँ पे देखो आर का तो कंप्लीट होगा, कार्बन का देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे कार्बन का कम से कम ऑक्टेट कंप्लीट है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन, क्योंकि ऑक्सीजन का तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या, ऑक्टेट ऑन कार्बन इज कंप्लीट इन लेफ्ट, इनकम्प्लीट इन राइट, तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू दिस वन, ठीक है। तीसरा पॉइंट है नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। और पॉजिटिव चार्ज क्या, जैसे हम बात करें नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन और कार्बन में से किसके ऊपर हो, ऑक्सीजन के ऊपर हो तो ज्यादा स्टेबल है। अगर आप कार्बन के ऊपर बता दोगे तो वो क्या होगा, कम स्टेबल होगा हमारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस में होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में होना चाहिए। जैसे हम बात करें यही ऑक्सीजन और कार्बन, तो किस में होना चाहिए, कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। द फिफ्थ पॉइंट, मिनिमल चार्ज सेपरेशन, मिनिमम चार्ज सेपरेशन मतलब क्या, जो अपोजिट चार्ज होने वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के पास पास होने चाहिए, और जो सेम चार्ज है वो एक दूसरे के दूर दूर होने चाहिए। अगर सपोज करो प्लस और माइनस है तो वो क्या रहे, एक दूसरे के नजदीक नजदीक रहे, और प्लस और प्लस है तो वो क्या रहे, एक दूसरे से दूर रहे, या नेगेटिव नेगेटिव है वो एक दूसरे से क्या रहे, डिस्टेंस ज्यादा रहे। यहाँ पे इनकी डिस्टेंस कम होनी चाहिए, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा। तो अब बात करते हैं, एक और पॉइंट आता है, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, रेजोनेंस एनर्जी का क्वेश्चन, क्या पूछा जाता है, रेजोनेंस एनर्जी का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है रेजोनेंस एनर्जी, डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, किसमें, जो रेजोनेंस के हाइब्रिड बनाए हैं आपने, और किसका, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल
कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इन दोनों में जो क्या होगा, डिफरेंस होगा, किसका, एनर्जी का डिफरेंस होगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। और ये जितनी ज्यादा होगी, जो कंपाउंड है या जो भी है हमारे पास में मॉलिक्यूल है, वो क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, हायर रेजोनेंस एनर्जी हायर विल बी द स्टेबिलिटी। किस किस के बीच में होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट कैनोनिकल या मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, उनके बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, उसके उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस एनर्जी। इंपॉर्टेंटली आप याद कर लेना। मैं जो भी आपको नोट्स दे रहा हूँ, आप इसको एक बार ढंग से लिख लीजिए, उसके बाद में क्या होगा, आपको पीवाईक्यू लगाने में इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, लेक्चर को ढंग से देखिए और समझिए। अब आपके पास आता है रेजोनेंस के ऊपर जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसकी मैं बात कर लेता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये यूपीपीएससी पीजीटी में पूछा गया था, विच इज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ N2O, कि कौन सा N2O का सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। सिंपल सी बात है। अब आप एक चीज मुझे बताओ, ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बोला था, नियम बताए थे, मैंने आपको सारे नियम बताए थे कि कैसे लिखना है। अब उसने तीन ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सिंपल सी बात। तो पहला हम चेक करेंगे कि भाई क्या कंपाउंड न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तीनों क्या है, कंपाउंड में कुछ ना कुछ चार्ज आ गया, तो पहला नियम तो हमारे पास में काम नहीं कर रहा। दूसरा रूल मैंने क्या बताया था कि ऑक्टेट वाला चेक कर लो। आप क्या चेक कर लो, ऑक्टेट वाला, कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ रहा है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहला तो आपको क्या चेक करना है, न्यूट्रल। और आपको क्या करना है, बनाना तो आपको है नहीं, आपको तो ऑप्शन देखने हैं। जैसे इसमें तीन है, अगर चार ऑप्शन, नन ऑफ दीज भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो आपको उन चारों को चेक करना है। तो पहला पॉइंट था आपका न्यूट्रल, और दूसरा आपका क्या था, ऑक्टेट वाला। तीसरा था नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, नेगेटिव वाला किस पे होना चाहिए, हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। और चौथा पॉइंट क्या बताया था मैंने, पॉजिटिव चार्ज किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के पास में होना चाहिए। इतना अगर आपको आता है तो आप क्या कर लोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये लिखने वाला एग्जाम नहीं है, आपको क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और आपको पीवाईक्यू लगाने आने चाहिए। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा तो आप पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर फाइनल लिस्ट में क्या नाम नहीं आने वाला है। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो ज्यादातर लोग कर ही लेते हैं, थोड़ा सा आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी करने आने चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़िए, और जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे रखे हैं वो मोर देन सफिशियंट है। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट पढ़िए, अगर आपको कॉन्सेप्ट में किसी में दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये है कि मैं अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकता हूँ, या कोई सी भी बुक आपके पास में, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे करते हैं। वैसे मैंने जो जब मैं पीडीएफ को बनाता हूँ तो मैं इस चीज का ध्यान रखता हूँ कि क्या बोलते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट में मुझे कितना डेटा इसमें देना है। अब मैं बहुत ज्यादा डेटा इसमें नहीं देता हूँ, उसका कारण ये है कि अगर आप पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं ये मान के चलता हूँ कि बेसिक्स, इतने बेसिक्स तो आपको पता ही होंगे। बाकी जो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं तो मैं उसको क्या कर लेता हूँ, पूरा बताता हूँ, सारी की सारी चीजें। लेकिन अब आप ये नहीं सोच सकते कि इसमें आपको रिटर्न में तो आपको कुछ लिखना नहीं है। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आपको उसको क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, न्यूट्रल वाला पॉइंट तो हमारा चेक हो गया, मतलब इसमें तो है नहीं। अब बात करते हैं, हम ऑक्टेट वाले को चेक करते हैं, ऑक्टेट में क्या है। तो यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका तो क्या हो गया, सही है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी सही है। ऑप्शन की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 है, एक माइनस है इसमें, तो इसका नहीं है। ठीक है, अब और वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये एन, ये देखो, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ, एन पे यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो इसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका तो हमारे पास ऊपर में भी 1 2 3 4 5 6, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। यहाँ पे N2 माइनस है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब आप एक चीज देखो, बीच वाले में सिर्फ एक का ऑक्टेट कंप्लीट है, और इनमें क्या है, इन दो का ऑक्टेट कंप्लीट, इन दो का ऑक्टेट कंप्लीट, तो बीच वाले को तो आप हटा ही दो, क्योंकि सबसे स्टेबल तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे पास में, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये हम मान के चलेंगे ये सही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या एंड पे क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, हाईली आपका अनस्टेबल हो जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए हमारे पास में, ऑक्सीजन के पास में होना चाहिए था, तो इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ए। तो क्या है, आपको मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी करके एक्सप्लेनेशन दे रखा है, नेगेटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन, किसमें, क्योंकि क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एंड ऑक्टेट्स आर कंप्लीट। क्लियर हो गई बात।
अरे क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? इस टाइप से आपको देखना है। अरे ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। जैसा आपको क्वेश्चन दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होता है। आपको उसमें बहुत ज्यादा इफ एंड बट लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा क्वेश्चन देखना है और आपको क्या करना है, चेक करना है कौन सा वाला आपका सही है। ठीक है। और वैसे ये प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह होगी भी आपकी तो आपको वैसे भी क्लियर चल जाएगा इससे। सबसे बेसिकली इससे हमारे पास क्लियरिटी आ जाती है, लेकिन हमको देखना चेक क्या करना है, ऊपर से ही करना है, 1 2 3 4 इस टाइप से चेक करना है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है एनवीएस का, जो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोनेट आयन CO3 2 की। तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो मैं आपको इसमें ट्रिक भी बता देता हूँ। हम पता है कि इस टाइप से होता है कार्बोनेट का जो स्ट्रक्चर होता है, ओ नेगेटिव, यहाँ पे भी ओ नेगेटिव, CO3 2 होता है। ठीक है। तो क्या है, कार्बोनेट है 1 डबल बॉन्ड प्लस टू, और क्या होते हैं, 2 सिंगल बॉन्ड होते हैं, शेयर्ड ओवर 3 पोजीशन। ठीक है। तो मैंने आपको अभी बॉन्ड ऑर्डर बताया था कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है। तो कितने बॉन्ड ऑर्डर में मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, अभी जो हमने निकालने के लिए मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर वाला फॉर्मूला बताया था। अगर आपने लिखा है तो ठीक है, नहीं तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था बॉन्ड ऑर्डर का कैसे निकाला जाता है। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि किस टाइप से हमें क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर हमको निकालना होता है, कैलकुलेट करना होता है। ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको। यही वाला भी मैंने क्या करता है, यही वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे आया है। ठीक है। अब आप देखो, जो अगर हम CO3 2 के स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसके कितने बनते हैं, हमारे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अब बात कर लेते हैं, दो क्या है इसमें, दो तो क्या है हमारे पास में, एक तो क्या है, दो हमारे पास में क्या है, कार्बोनेट हैज 1 डबल बॉन्ड प्लस 2 सिंगल बॉन्ड शेयर ओवर 3 पोजीशन। तो अब हम बात करें 2 1 1, दो और एक, तीन और एक, चार, तो 4/3 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1.33। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा हमारे पास में, 1.33 हमारे पास में आएगा। समझ में आ गई बात? अरे क्लियर है? ठीक है। ये हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बता ही रखा है। क्वेश्चन नंबर 3। वाई डजेंट मीथेन शो रेजोनेंस? मीथेन रेजोनेंस को क्यों नहीं शो करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है और आपको क्या एमसीक्यू फॉर्म में इसको दे सकते हैं कि एमसीक्यू फॉर्म में आपको दे दिया जाए। ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जनरली नहीं, मैंने देखा नहीं, पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट के बेस में पूछ दिया। ये एनवीएस में प्रीवियस ईयर में आया है। जनरली वैसे नहीं पूछा था, लेकिन नवोदय विद्यालय में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि क्या, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस आपका क्वेश्चन नहीं है। तो ये मतलब CO3 2 या पर्टिकुलर किसी एग्जांपल को देख के आपको बता देगा। ठीक है। अब आप बोलोगे सर कि मैं इसको, चलो मैं पहले इसको इसको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ। वाई डजंट मीथेन CH4, मीथेन जो है CH4 शो रेजोनेंस, क्यों नहीं शो करता रेजोनेंस? क्योंकि क्या नहीं हो सकता इसमें, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, पाई बॉन्ड और लोन पेयर सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, कुछ नहीं है ऐसा, कोई कॉन्जुगेशन है ही नहीं हमारे पास में। ठीक है। सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें क्या होने की, रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आ गई बात? अब हम थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ बच्चों को शायद इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं उसमें इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मैंने ट्रिक भी आपको बता दी कि कार्बोनेट के पास में क्या है, एक डबल बॉन्ड होता है और दो क्या होते हैं आपके पास में, सिंगल बॉन्ड होते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को क्या दिक्कत हो रही होगी कि सर ये तो होता है, लेकिन आपने ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया है, कुछ बच्चे यहाँ पे पूछेंगे। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अगर आपको यहाँ पे देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ ये नीचे जो आया वो कैसे आया। देखो, अब मैं बात बात कर लेता हूँ। देखो, एक तो हमारे पास में यही स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ O नेगेटिव, यहाँ O। ठीक है। ये डबल बॉन्ड है। एक बार ये नेगेटिव यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है। तो एक ऐसा हो सकता है, यहाँ O डबल बॉन्ड, यहाँ C और O पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, O नेगेटिव। एक बार क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो हमारे पास में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो O सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो तीन, ये जो तीन आया है ये तो यहाँ से आ गया है। ये कहाँ से आया है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर ये है रेजोनेटिंग, दूसरा स्ट्रक्चर ये है और तीसरा स्ट्रक्चर ये है। समझ में आ रही बात? और ये जो ऊपर का रखा है उसकी मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रही है, अगर किसी को दिक्कत होती है तो मैं उसको बता देता हूँ कि ये कैसे लिया है हमने। तो मैंने आपको ये जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूला के ऊपर बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, कि जो क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं। तो
अब मैं बता देता हूँ आपको, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने ऐसे कैसे लिया, कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है। देखो इसमें देखो आप, तो दो एटम के बीच में यहाँ दो बॉन्ड बन रहे हैं, किसी भी एक एग्जाम्पल को आप लो, दो और इन दो के बीच में एक बन रहा है, तो ये दो यहाँ ले लिया मैंने। इन दोनों के बीच में एक बन रहा है तो ये एक ले लिया। इन दोनों के बीच में एक बन रहा है तो मैंने एक ले लिया। यहाँ पे मैं समझाया, तो ये दो ये वाला लिया है, एक ये लिया है और एक ये लिया है, सब में ऐसे ही होगा, ये घूमते रहेंगे। तो ये मैंने बॉन्ड लिया है ऊपर और नीचे तीन, मैंने आपको बता दिया कि कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, तीन। इसकी वजह से हमारे पास में ये आया है। अब मेरे हिसाब से आपको डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप चेक कर सकते हैं। और मैं आपको होमवर्क में यहीं पे दे देता हूँ, होमवर्क में मैंने आपको दे देता हूँ, इसमें मैं होमवर्क देता हूँ आपको। एक होमवर्क मैंने पहले दिया, एक होमवर्क मैं इसमें देता हूँ, आप चेक करेंगे बेंजीन का। किसका चेक करेंगे? बेंजीन का। समझ में आ रही बात? किसका चेक करेंगे? आप बेंजीन का चेक करेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। ठीक है, तो हमने बात कर ली थी, वीवीटी थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में हमने बात कर ली रेजोनेंस की, उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी आगे भी करवाऊंगा, किस टाइप से क्वेश्चन पीजीटी में पूछे जाते हैं। क्योंकि जो ये लेक्चर सीरीज में चला रहा हूँ, ये बिल्कुल और 100% बिल्कुल फोकस्ड है किस चीज के लिए? पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। और टीजीटी साइंस में भी इसके बहुत सारा पोर्शन आपके पास में आएगा, ठीक है। तो टीचिंग एग्जाम के लिए ही मैंने पर्टिकुलर सीरीज बनाई, इसलिए क्या, उस पर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसके बेस पे ही मैंने क्या कर रखा है, सारा अपना जितना भी नोट्स वगैरह बना रखे हैं उसी के बेसिस पे बना रखे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो पहले ध्यान रखना है इसमें जो कोर लॉजिक होता है इसका, कि क्या है मेन चीज, है क्या चीज। तो ध्यान रखना इसमें जो कोर लॉजिक इसका है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल ईच अदर। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो अपने आप को मूव एज फार अपार्ट एज पॉसिबल टू मिनिमाइज एनर्जी। तो वो अपने आप को इस टाइप से अरेंज करते हैं कि उनके बीच में रिपल्सन क्या हो, कम से कम लगे, ठीक है। तो जो रिपल्सन की हायरार्की होती है वो आपको पता है, लोन पेयर में सबसे ज्यादा लगती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में लगती है, और सबसे कम किस में लगता है? आपका बॉन्ड पेयर में लगता है। समझ में आ गई बात? क्योंकि लोन पेयर क्या होता है, मोटू मोटू सा। अब आप ये समझो, मैं आपको बता देता हूँ, इस पर मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। आप सपोज लो ऑटो है ये, और यहाँ पे पीछे एक सीट है, और यहाँ पे दो मोटे मोटे आदमी बैठ गए, तो उनके बीच में क्या होगा, एक दूसरे पर रिपल्सन बहुत ज्यादा लगेगा। अगर एक बॉन्ड है, अगर एक मोटा बैठा हुआ और एक पतला आदमी बैठा हुआ, ठीक है, एक पतला आदमी बैठा हुआ, तो इनके बीच में रिपल्सन थोड़ा कम लगेगा। और तीसरे वाले केस में दोनों पतले पतले आदमी, तो रिपल्सन क्या होगा, और कम होगा। तो समझ में आ गई बात? अब हम बात करते हैं इसमें क्या होता है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी वजह से हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फटाक से। हम क्या करना है, हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पता है हमें एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम देना है, क्योंकि हमें कुछ लिखना तो है नहीं, कंटेंट वंटेंट, हमें तो सीधा क्या करना है, सीधा आया और हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देना है। और अगर आपको लिखना भी है तब भी मैं आपको पूरी थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको क्या करना है। अगर आपका रिटर्न एग्जाम, जैसे मैं बात करता हूँ, ईएमआरएस का एग्जाम होता है, तो ईएमआरएस में आपको क्या करना होता है, जैसे उसमें क्या होता है, रिटर्न होता है, रिटर्न में आपको लिखना होता है। तो ध्यान रखना उसमें क्या होता है, टू द पॉइंट बात करनी होती है आपको, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या है, और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, उसके पोस्टुलेट्स लिख दीजिए, और उसके साथ साथ में क्या होता है आपका, कि क्या इसके क्या है लिमिटेशन, और एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हो तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब मैंने इसमें बात करी है कि स्टेरिंग नंबर फॉर्मूला क्या होता है इसका, कि स्टेरिंग नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। स्टेरिंग नंबर में क्या होता है, 1/2 वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। तो वी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, एम क्या होता है आपका मोनोवैलेंट एटम, और सी क्या होता है किटनिंग चार्ज, और ए क्या होता है एनायनिक चार्ज। आपने देखा होगा ये हम लोग किससे भी निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में भी निकालते हैं। किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में भी हम इसको यूज करते हैं। पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इसका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने इसको इसमें इसलिए मिक्स किया है कि हम हाइब्रिडाइजेशन की मदद से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में जो क्या निकालते हैं हम लोग, कि इसकी ज्योमेट्री ऐसी होगी और इसका शेप ऐसा होगा, निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प लेते हैं। क्योंकि हमें एग्जाम में क्या करना है, 15 से 20 सेकंड में हमारा आंसर आना चाहिए। अगर मैक्सिमम लगाओगे तो कितना टाइम आना, कितना टाइम में आंसर आना चाहिए, 30 सेकंड में। वहां आप इतना टाइम आपके पास नहीं, और सारे एलिमेंट या सारे कंपाउंड आपको नो नो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम बात करते हैं आगे, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें जो दिक्कत आती है वो ट्रैप क्या होता है हमारे पास में, ट्रैप हमारे पास में होता है कि ज्योमेट्री वर्सेस शेप। कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कि ज्योमेट्री क्या चीज है और शेप क्या चीज है। पहले मैं जरा इस फॉर्मूले का आपको बता देता हूँ, कि ये फॉर्मूला आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे ये किसका, हाइब्रिडाइजेशन का है, लेकिन क्या इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। क्या है, स्टेरिंग नंबर बराबर 1/2 वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, ठीक है।
इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। वनिता और ममता क्यों आए, वनिता और ममता क्यों आए, याद रख लेना, तब आपको याद रखेगा, याद रहेगा पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ट्रैप, जिसमें दिक्कत होती है बहुत सारे बच्चों को, कि ज्योमेट्री क्या चीज है और दूसरा क्या है आपके पास में शेप क्या चीज है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बता देता हूँ। जो ज्योमेट्री होती है हमारे पास में, इसमें क्या होता है, कंसीडर ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें लोन पेयर भी काउंट होता है और बॉन्ड पेयर भी काउंट होता है, यानी कि क्या, वो जो ऐसा तोमड़ी तामड़ी बनाते हो ना आप लोग इस टाइप का, वो भी काउंट होगा, और क्या बॉन्ड पेयर भी काउंट होंगे, ये जो बॉन्ड बनाओगे वो भी काउंट होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं, जिसमें दोनों काउंट होते हैं। आप बात करते हैं शेप की या स्ट्रक्चर की, तो उसमें क्या होते हैं, ओनली एटम की बात करते हैं, बॉन्ड पेयर ही काउंट होते हैं, लोन पेयर को हम काउंट नहीं करते। अब जैसे मैं आपको इसमें एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, जैसे हम बात करते हैं H2O की, किसकी बात करते हैं, मैंने H2O का एग्जांपल ले रखा है, ठीक है, H2O का एग्जांपल। अब आपको पता है, जिन लोगों को पता होगा, तो H2O के पास में क्या होता है, एक लोन पेयर, यहाँ ये नहीं है, इसके बाद में एक ही लोन पेयर होगा, मैंने इसमें थोड़ा सा डायग्रामेटिक हो गया, एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर ये, दो ये हो गए, और दो क्या बनाए, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, दो बॉन्ड हो गया, दो लोन पेयर। तो कितने बॉन्ड है इसके बाद, दो बॉन्ड और दो लोन पेयर, तो टोटल कितना हो गया आपके पास, चार। इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया, चार। तो इसके पास में क्या हो गया, चार स्टेरिक नंबर के लिए क्या आता है आपका, टेट्राहेड्रल आता है। ये तो मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए, नहीं आता तो मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, पर आप ये समझ लीजिए। अब इसी की बात करते हैं हम लोग, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, टेट्राहेड्रल होगी। अब बात करते हैं शेप की, तो क्या हो गया आपको पता है, इसमें क्या होता है, दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, दो लोन पेयर होते हैं, और दो क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर। तो एक बॉन्ड पेयर ये हो गया और एक बॉन्ड पेयर हो गया, दो। तो सिर्फ बॉन्ड पेयर को ही काउंट करा जाएगा, तो बॉन्ड पेयर की वजह से क्या, लोन पेयर को काउंट नहीं किया जाएगा शेप में, इसलिए इसकी शेप जो होती है वो क्या होती है, बैंड शेप होती है या वी शेप होती है। अब एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम CH4 की बात करते हैं, CH4, तो ये हमारे पास में CH4 है, ठीक है। तो CH4 हम बात करते हैं मीथेन की, किसकी बात करते हैं हम लोग, मीथेन की। अब आपको पता है इसका जो क्या है, इसमें चारों बॉन्ड पेयर हैं, एक, एक दो तीन चार, तो चार के चार क्या है हमारे पास में, बॉन्ड पेयर हैं। तो जो मीथेन है उसकी ज्योमेट्री भी क्या होती है हमारी, टेट्राहेड्रल, और इसका शेप भी क्या होगा, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं, तो सबके सब काउंट होंगे, तो इसकी शेप भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन H2O के केस में क्या होगी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और शेप क्या होगा आपका, बेंड शेप या वी शेप होता है। समझ में आ गई बात। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कैसे आपको निकालना है, ठीक है। ये चार्ट आपने बहुत जगह देखा होगा, ठीक है, मैं आपको ट्रिक के तरीके से बता देता हूँ कि आपको कैसे निकालना है, क्या क्या चीजें आपको करनी होती हैं। जो रेगुलर ज्योमेट्रीज है हमारे पास में, किसकी बात करें, रेगुलर ज्योमेट्री, नो लोन पेयर, लोन पेयर क्या है, इसमें जीरो है, मतलब कुछ लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ज्योमेट्री बराबर क्या होगी हमारे पास में, सेफ होगी। अब आप बोलोगे सर हमको सब याद करना है, नहीं सब याद नहीं करना आपको, जैसे मैं बात कर लेता हूँ, इसमें से मैं कुछ एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं BeCl2 का समझा देता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, ये याद नहीं करना होता, BeCl2 की बात कर लेते हैं हम लोग, BeCl2, तो मैंने फॉर्मूला बताया था, तो बी क्या, सेंट्रल एटम बी है, तो 1/2। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बी के पास में, दो होते हैं। कितने मोनोवैलेंट एटम से जुड़ा हुआ है, दो से जुड़ा हुआ है, दो। कोई चार्ज है, तो कैटायन पे कोई चार्ज नहीं, जीरो। एनायन पे कोई चार्ज नहीं, जीरो। तो क्या हो जाएगा आपका, 2 + 2 4/2, कितना हो जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर स्टेरिक नंबर आपका 2 है, तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp, और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर 3 आएगा आपका स्टेरिक नंबर, यहाँ से आपका 3 आएगा, तो क्या होगा, sp2 क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। 4 आएगा तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, टेट्राहेड्रल होगी। 5 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी, sp3d, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल TBP होगी, ठीक है। और अगर 6 आएगा हमारे पास में, तो क्या होगा, sp3d2, उसकी क्या होगी हमारे पास में, ऑक्टाहेड्रल होगी। आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है कि क्या आया आपका, तो आपका आया 2, तो इसकी क्या हो गया, आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी आपकी, sp हो जाएगी। sp हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा ये आपका, इसकी ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी, ज्योमेट्री की बात कर लेंगे हम लोग, कैसे हो जाएगी आपकी, लीनियर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। और आपको पता है लीनियर में क्या होता है, लीनियर में हमारे पास में 180 डिग्री का एंगल होता है। कितने का एंगल होता है हमारा, 180 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको BeCl2। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने समझा दिया, कोई दूसरा एग्जाम्पल आप समझा के बताइए। तो दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। तो सेकंड वन इज, जैसे आप कोई सा भी ले लो, जैसे मैं इसमें से, चलो SO3 ले लेता हूँ, ठीक है, SO3 की बात कर लेता हूँ। तो देखो SO3 की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं SO3 ले लूंगा, SO3 ले लूंगा, ठीक है। तो क्या है, सेंट्रल एटम क्या है हमारे पास, सल्फर है, 1/2। कितने होते हैं सल्फर में, तो हमें पता है 6 होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है, बाइवेलेंट होता है, मोनोवेलेंट नहीं होता है। क्या होता है, बाइवेलेंट होता है, तो कोई नहीं जुड़ेगा, कोई चार्ज है इस पे, कुछ चार्ज नहीं है, तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। 3 के लिए क्या आ जाएगा आपका, हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, sp2। sp2 आ जाने की वजह से इसका जो ज्योमेट्री होगी वो कैसे होंगे हमारे पास में, ज्योमेट्री होगी आपकी ट्राइगोनल
प्लेनर, ठीक है। और ट्रायगोनल प्लेनर होगी तो क्या होगी हमारे पास में, कितने का एंगल होगा, 120 डिग्री का। और ये मैंने आपको SO3 का बता दिया। आप इसमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं, किसी को भी आप क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और आपका आंसर आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो आपको ऊपर बताया, लोन पेयर अगर जीरो होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री किसके बराबर होगी, आपके मॉलिक्यूलर शेप के बराबर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस कर लेता हूँ, PCl5 का केस लेता हूँ, किसका केस ले लेता हूँ, PCl5 का। अब हम बात कर लेते हैं, तो इसका जो स्टेरिक नंबर होगा उसको चेक कर लेते हैं, कितना होगा हमारे पास में, 1/2। फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। कितने मोनोवेलेंट एटम से जुड़ा हुआ है, 5 से जुड़ा हुआ है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 10/2, तो कितना आ जाएगा आपका 5। स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 5। 5 में क्या है हमारे पास, sp3d। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारे पास में, TBP वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, किसके आ जाएगा स्ट्रक्चर, TBP आ जाएगा आपका। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है, ऐसा होता है, ये स्ट्रक्चर ही मैंने बना रखा है, ये लीनियर होता है, ये होता है हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेनर, ये होता है आपका टेट्राहेड्रल, ये होता है हमारे पास में ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, और ये होता है हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल। आता कैसे है, कैसे आप ट्रिक से निकाल सकते हो, वो मैंने आपको इधर बता दिया। एंगल भी आपको बता दिया कि देखो, जो लीनियर होता है उसमें 180 डिग्री का एंगल होता है, जो हमारे पास में ट्रायंगुलर प्लेनर होता है उसमें 120 डिग्री का एंगल होता है, जो हमारे पास में टेट्राहेड्रल होता है उसमें 109 डिग्री 25 मिनट का एंगल होता है, और जो हमारे पास में TBP होता है उसमें कितने होता है, 90 डिग्री का होता है ये वाले में, और इन दोनों के बीच में क्या होता है हमारे 120 डिग्री का एंगल होता है। और जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल होता है उसमें सबके सब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो पूरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR, मैंने कहा मैंने आपको इस पेज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है पूरा का पूरा, ठीक है, जिसमें से आपके पास में PYQ के जितने भी क्वेश्चन है वो लग जाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ में एक और आता है, मैंने आपको बताया ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर शेप। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे तो मैंने सारे वो ले रखे हैं जहाँ पे लोन पेयर क्या है, जीरो है आपका। अगर लोन पेयर आता है तो ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ज्योमेट्री वही रहेगी, लेकिन शेप क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। समझ में आ गई बात, तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चेक करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पे क्या होता है हमारे पास में, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। दूसरा है हमारे पास में डिस्टॉर्टेड शेप या लोन पेयर इफेक्ट, ठीक है। हाइट, अब हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं NH3 की, किसकी बात करते हैं, NH3 की। तो हम NH3 का निकाल लेते हैं, पहले पहले आप बोलोगे सर वैसे ही निकाल लो, ठीक है। NH3 की बात कर लेते हैं, क्या है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, फॉर्मूला 1/2। नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई हमारे पास में, 5 होते हैं। और हाइट कितने सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, 3, कोई चार्ज नहीं है तो यही हो जाएगा, 8/2 कितना हो जाएगा हमारे पास में, कितना हो जाएगा 4। स्टेरिक नंबर 4 आ गया, तो 4 के लिए हमारे पास में क्या था, sp3 के लिए क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, उसके लिए क्या था हमारे पास में, टेट्राहेड्रल हमारी ज्योमेट्री आ जाती है। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी, ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल ही रहेगी, कोई अंतर नहीं आएगा। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें पता है कि देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा, इसका लोन पेयर है। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं, देखो ये लोन पेयर हो गया हमारे पास में। तो ज्योमेट्री तो इसकी क्या है, ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल ही है, ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करेंगे शेप की, तो शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होगा, शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होगा, तो इसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री ये वाला शो नहीं होगा, ये दिखेगा नहीं। तो ये नीचे नीचे को क्या बोलते हैं हम लोग, किस टाइप को बोलते हैं, पिरामिडल शेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिरामिडल शेप। और दूसरा क्वेश्चन इसमें एक चीज क्या पूछ लेता है, तो पिरामिडल इसका शेप है, ज्योमेट्री नहीं। ज्योमेट्री तो इसकी क्या होगी, टेट्राहेड्रल ही होगी। इसके बीच में एंगल क्या होता है, 107, होना कितना चाहिए था, 109 डिग्री। लेकिन लोन पेयर और क्या हो गया, बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हो गया, जिसकी वजह से यहाँ एंगल क्या हो गया, 107 डिग्री हो गया। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ें। दूसरा है हमारे पास में H2O का एग्जाम्पल, किसका, H2O का एग्जाम्पल। H2O में निकाल लेते हैं पहले हम, तो बात कर लेते हैं। H2O में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, तो 1/2 कितने, तो 6 होते हैं इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और कितनों के साथ में जुड़ा हुआ, 2 के साथ में जुड़ा हुआ, तो कितना आ जाएगा आपका, 8/2, कितना आ जाएगा, 4। 4 के लिए क्या हो जाएगा आपका, sp3 का मतलब ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, टेट्राहेड्रल आ गई। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आ गई, बना लिया हमने, एक हाइड्रोजन के साथ में इधर एक हाइड्रोजन, और 2 क्या हो गया आपके, लोन पेयर बन गए, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 2, और बाकी बचे कितने, 2, तो 2 लोन पेयर हो गए। अब क्या होता है, 2 लोन पेयर, तो ज्योमेट्री तो इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है, ज्योमेट्री थोड़ा ना चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो शेप है, तो शेप में क्या काउंट नहीं होंगे ये ऑर्बिटल, जो हमारे पास में लोन पेयर, ये काउंट नहीं होंगे, सिर्फ क्या होंगे, बॉन्ड पेयर काउंट होंगे। तो शेप क्या बोलते हैं इसको, बेंट बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, वी शेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वी शेप बोलते हैं। क्लियर है।
इस टाइप से, और इसमें एंगल कितना होता है 104.5 डिग्री। एंगल भी याद रखना आप लोग, मैंने यहाँ पे वही एग्जांपल लिए हैं जो बार बार पीवाईक्यू में पूछे गए एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास SP3D, इसका स्टेरिंग नंबर कितना है आपका 5 है, ठीक है। तो क्या होता है, अब हम बात करते हैं इसमें जो सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास में SF4। SF4 में बहुत क्वेश्चन आए, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं SF4 में, तो हम बात कर लेते हैं पहले SF4 का क्या निकालें, स्टेरिंग नंबर निकालते हैं। तो सल्फर क्या हो गया इसका, सेंटर में जो सेंट्रल एटम है तो 1/2, तो 6 + 4 कितना आ जाएगा आपका, 6 × 4 = 10 × 2 कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आपके पास में आ जाएगा, 5 आ जाएगा हमारे पास में। तो 5 में मैंने आपको बताया था 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, SP3D, और इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास में, क्या बनेगा, जो इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी, ठीक है। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, ठीक है। कैसा होगा हमारे पास में, तो देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जो इसकी शेप होती है, तो हमारे पास में क्या है, सिर्फ 4 ही बॉन्ड है, और एक क्या हो जाएगा फिर हमारे पास में, 5 तो है नहीं। 5 का मतलब क्या हो गया, ये तो जियोमेट्री हो गई, 5 में से क्या है, 4 बॉन्ड पेयर हैं जो हमें ऐसे 4 में दिख रहा है, और एक क्या हो जाएगा हमारा लोन पेयर हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है हमारे पास में, सीसो टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। कैसे बनता है देखो, ये सल्फर हो गया, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्या हो जाएगा आपका एक लोन पेयर सेट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं, यहाँ से आपको ऐसा लग रहा है ना, अगर हम इसको ऐसे लग दें, देखो मैं इसको ऐसे अगर रख दूं, कहीं पे बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ आपको, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो आपको ये सीसो टाइप का दिखेगा। ऐसे बना दूं, यहाँ पे फ्लोरीन 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 बना दूं, तो ये कैसा दिखेगा आपको, क्योंकि लोन पेयर तो काउंट होगा नहीं शेप में, तो शेप इसकी कैसे हो जाएगी हमारी, सीसो टाइप की हो जाएगी। ऐसा दिख रहा है ना, जैसे झूला वो है, क्या बोलते हैं, जैसे हम बचपन में खेलते थे, ये नीचे के स्टैंड हो गए, यहाँ पे एक बैठा हुआ है, यहाँ पे एक बैठा हुआ, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सीसो बोलते हैं। समझ में आ गई बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरे की हम बात करते हैं ClF3 की, तो पहले इसमें क्या निकाल देता हूँ मैं, इसमें निकाल देता हूँ इसका स्टेरिक नंबर। तो Cl का आपको पता है कितना होता है, 7, कितनों से जुड़ा हुआ 3, तो 10/2 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। अब 5 में कितने हैं, 3 तो इसके क्या है बॉन्ड पेयर, तो 3 क्या है हमारे पास में बॉन्ड पेयर है, और बाकी बचे कितने, आना चाहिए था 5, तो 2 क्या हो जाएगा लोन पेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ClF3 में क्या होगा हमारे पास में, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगा, टी शेप का बनता है। मैं बना के दिखाता हूँ आपको कैसे बनेगा, यहाँ पे ढंग से दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे Cl हो जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, और यहाँ पे फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लोन पेयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लोन पेयर। तो ये ऐसा दिख रहा है ना आपको इधर से कि ऐसा टी बना हुआ है, तो ये इसका टी शेप का स्ट्रक्चर होता है। ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी, ज्योमेट्री 5 में क्या होगी हमारे पास में, ज्योमेट्री मैंने आपको बताया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही होगी, लेकिन शेप कैसा होगा हमारे पास में, शेप होगा इसका टी शेप। शेप कैसा होगा, टी शेप होगा। नेक्स्ट हमारे पास में 3 लोन पेयर अगर आते हैं, तो उसका एग्जाम्पल XCF2 और I3 नेगेटिव का एग्जाम्पल है। तो मैं आपको बता देता हूँ XCF2 का, तो XCF2 का तो आपके पास में वैसे यहाँ पे दे रखा, मैं I3 नेगेटिव को बता देता हूँ। तो I3 नेगेटिव में हम पहले क्या निकाल देते हैं, पहले हम निकाल देते हैं उसका स्टेरिक नंबर, तो 1/2। एक आयोडीन क्या होगी, उसके साथ में जुड़ा होगा दूसरा, तो क्या हो गया उसके पास में 7, और कितने जुड़े हुए 2, और एक कैसा चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, एक, तो ठीक है। 7 और 2 9, और एक 10/2, तो कितना हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। 5 में से आप बताओ क्या होगा, 2 तो हो गए बॉन्ड पेयर, और एक क्या हो जाएगा आपका लोन पेयर। तो आपका वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको दिखेगा I3 नेगेटिव। तो I3 नेगेटिव ऐसे दिखता है आपको, देखो यहीं पे बना देता हूँ, आई आई और आई, इस टाइप से हमारे पास में बन जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या हमारे पास में, लोन पेयर की हम बात कर लेते हैं। देखो ये सेंट्रल वाले की बात करते हैं, तो कितना है इसके पास में, 2 बॉन्ड पेयर, और एक क्या हो जाएगा हमारे पास में, कितने लोन पेयर हो जाएंगे, सॉरी 3 इसके पास में लोन पेयर हो जाएंगे, क्योंकि 5 है ना टोटल, टोटल 5 है, तो 3 और 2 5, तो कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 3। तो एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, और एक लोन पेयर इधर, तो ये ऐसा लगेगा आपको लीनियर टाइप का स्ट्रक्चर है। समझ में आ गई बात। और अगर हम ओवरऑल इस पे बात कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है हमारे पास में, इसका कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर हो गई बात। ये हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में I3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमारे पास में आएगा। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, लीनियर होता है, कई बार पूछा जाता है। आई 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 इस टाइप से हमारे पास में क्या होता है, इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है I3 नेगेटिव का, ठीक है। और एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इसी की वजह से इसमें क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर हो गई बात। XCF2 का यहीं पे दे रखा है, XCF2 में भी क्या आएगा आपका 5 आएगा, तो 5 में क्या होगा 2 बॉन्ड पेयर और 3
लोन पेयर, यहाँ पर उन्होंने 4 बना दिए, 4 नहीं होंगे, सिर्फ 3 होगा। चलो मैं देखता हूँ पहले इसको, ऐसे नहीं होगा, मैं आपको XCF2 का बना देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जब बनाया जाता है तब दिक्कत हो जाता है। XCF2 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, XC, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक लोन पेयर इधर हो जाएगा, एक लोन पेयर इधर हो जाएगा और एक लोन पेयर आपको इधर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा हमारे पास में, लीनियर होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री की, तो वो कैसी होगी हमारे पास में, TBP ज्योमेट्री होगी। दोनों की ज्योमेट्री कैसी होगी, TBP होगी। अब हम बात करते हैं दूसरा जो नेक्स्ट है हमारे पास SP3 स्टेरिंग नंबर 6 में हम बात करते हैं। तो पहला एग्जांपल है BRFI। ये वाले पेज में मैंने सारे वही एग्जांपल ले रखे हैं जो क्या है PYQ में पूछे गए एग्जांपल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसा एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब बात करते हैं BRFI की। तो सेंट्रल एटम क्या है, BR है। तो हम बात कर लेते हैं 1/2, BR का 7 + 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6। 6 का मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी यानी कि 6, लेकिन 6 हमारे पास में पूरे हैं नहीं। 6 में से क्या है हमारे पास, BRFI में कितने हैं, 5 बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या हो जाएगा हमारा, लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 बॉन्ड पेयर बन गए यहाँ पे, एक लोन पेयर हो गया। तो इसकी वजह से इसकी जो ज्योमेट्री तो इसकी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। लेकिन जो शेप होती है वो कैसे होगी हमारे पास, स्क्वायर पिरामिडल होगी, जो यहाँ पे दे रखी है। समझ में आ गई बात? अब हम बात करते हैं अगर दो लोन पेयर होते हैं स्क्वायर, XCF4 की बात कर ले तो XC हमारा सेंट्रल एटम है तो 1/2। जीनोन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। कितने जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड से, 4 से, 8 और 4 12/2। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। 6 में से क्या है, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। एक सेकंड, आगे चला गया, एक सेकंड। कितना हो गया हमारे पास में, दो हमारे पास में क्या हो गए, दो हो गए हमारे पास में लोन पेयर। 4 बॉन्ड पेयर थे और 2 क्या हो गए हमारे पास, लोन पेयर। तो 4 बॉन्ड पेयर ही हमारे पास में आ गए और 2 लोन पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री तो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ही होगी, लेकिन क्या शेप जो है इसकी क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। अरे समझ में आ गई बात, ये स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर पिरामिडल और ये क्या है हमारे पास में, स्क्वायर प्लेनर है। तो मैंने आपको VSEPR पे बेस्ड जितने भी जो नॉर्मल थे, जिनकी ज्योमेट्री और शेप समान थे, वो भी मैंने आपको सारे एग्जाम्पल बता दिए। जिनकी ज्योमेट्री और शेप में क्या था, अंतर था, और कैसे ज्योमेट्री निकालते हैं, कैसे शेप निकालते हैं, वो भी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बात करते हैं इसके PYQ क्वेश्चंस की। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ठीक, अगर नहीं आया है तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास VSEPR की लिमिटेशन एंड PYQ, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी। और इसकी क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं लिमिटेशन की। किसकी बात कर लेते हैं, लिमिटेशन की। तो जैसे जैसे इसमें क्या था, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज CH4 NH4 पॉजिटिव BH4 माइनस आर ऑल टेट्राहेड्रल, बस VSEPR स्ट्रगल विद द एंगल चेंजेस इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ तो बता दिया इसने, लेकिन जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है वहां पे बताने में इसको दिक्कत होती है। ये मेन ग्रुप में बढ़िया काम करती है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में इसको दिक्कत होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट था हैवी हेलाइड्स। ग्रुप 2 हेलाइड्स लाइक BaF2 आर समटाइम्स बेंड। ठीक है, BaF2 के जो हेलाइड वो तो बेंड होते हैं, लीनियर नहीं होते, किसी वजह से, क्योंकि पोलराइजेशन की वजह से, उसके बारे में कुछ बात नहीं कर पाती है। जो तीसरा सबसे बड़ा जिसका ड्रॉबैक था, ड्रैगो मॉलिक्यूल जैसे PS3 H2S, इनके पास में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। ये क्या होते हैं, प्योर p ऑर्बिटल में होते हैं। क्या करते हैं, प्योर p ऑर्बिटल यूज करते हैं। इनमें पास कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती PS3 H2S वगैरह के बारे में। ठीक है, इनमें नहीं होता। ये क्या होता है, ड्रैगो मॉलिक्यूल होते हैं। मैं आपको बताऊंगा ड्रैगो मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं अभी लेक्चर में आगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो ड्रैगो मॉलिक्यूल के बारे में बात कर लेंगे। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आपने MSc कर रखी तो आपको ड्रैगो BSc MSc में इसके बारे में जिक्र होता है कि कौन सा ड्रैगो मॉलिक्यूल है। तो PS3 और H2S, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। ये क्या होते हैं, प्योर p ऑर्बिटल यूज करते हैं और इनका एंगल जो होता है अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यही 3 इसकी लिमिटेशन थी। जनरली PGT में इसकी लिमिटेशन नहीं पूछी जाती है। PYQ जो होते हैं वो शेप और ज्योमेट्री पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो PYQ में जो हमारे पास में UPSC PGT का जो क्वेश्चन आया है उसमें हमारे पास में है जैसे शेप ऑफ CLF3। शेप ऑफ CLF3 का शेप क्या होगा, सिंपल सी बात है, और वो 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो मैंने आपको सीधा बताया आपको कैसे निकालना है। तो आपको क्या निकालना है, पहले स्टेरिंग नंबर निकालना है। तो सेंट्रल एटम आपका Cl है, तो 1/2, Cl का क्या हो गया आपका 7 हो गया। कितने सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, 3 से, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा आपका 10/2, कितना आ जाएगा 5। 5 का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपकी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है। अब कितने बॉन्ड है इसके पास में, 3, तो 5 में से क्या हो गया आपका, 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए।
और बचे कितने हैं, 2 क्या हो जाएंगे, लोन पेयर हो जाएंगे। यहाँ क्लियर हो गई बात। तो टीबीपी आपको पता है इस टाइप से होनी थी, तो ClF3 का कैसा हो जाएगा, Cl, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, और 2 क्या हो जाएंगे इसके पास में, लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी जो जियोमेट्री अगर शेप पूछा है तो देखो जियोमेट्री की अगर मैं बात करता, जियोमेट्री इसकी कैसे होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन शेप आपको पता है, शेप आपने देख ली कैसे हो जाएगी इसकी, टी शेप। कैसे हो जाएगी, टी शेप हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, टी शेप आपकी हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे VSEPR से पूछा जाता है। ठीक है, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ था UKPSC PGT का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो 2021 में हुआ था। ठीक है, 2020 वाला 2021 में जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़े। अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। ठीक है, कुछ जो मैंने आपको बताया क्विक रिवीजन के लिए, जो मैजिक फार्मूला सीट मैंने बनाई है, इसमें आपके पास में देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला क्या होता है, जो हमने यूज किया था किसमें, VSEPR में। किसमें, VSEPR में हमने इसको, इसकी हेल्प से हम क्या बता सकते हैं, ज्योमेट्री वगैरह निकालने का काम कर लेते हैं, और क्या शेप। इसके साथ साथ में आपका हाइब्रिडाइजेशन भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, उसके मैंने क्या बताया, 1/2 V+M - C+A, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम जिससे वो जुड़ा हुआ है, और क्या है, कैटायनिक चार्ज माइनस कर दोगे, एनायनिक चार्ज को क्या कर दोगे, आप प्लस कर दोगे। ठीक है, ये इजीली इससे क्या निकाल सकते हैं, हम स्टेरिक नंबर निकाल सकते हैं। मैपिंग के लिए मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, 2 के लिए हम SP आता है, 3 के लिए SP2 आता है, 4 के लिए SP3, 5 के लिए SP3D, 6 के लिए क्या आता है, SP3D2। ये मैंने आपको बताया था हाइब्रिडेशन वाला, क्लियर। कि इसके लिए क्या होता है, अगर स्टेरिंग नंबर हमारे पास में 2 आता है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, SP वगैरह हो जाती है। ये सब मैंने बता दिया था। नेक्स्ट हमारे पास में बॉन्ड एंगल के जो ट्रेंड्स है, ध्यान रखना। एज परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेस, एंगल क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। जैसे आपको पता है कि SP में क्या होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें SP2 में कितना होता है, 120 डिग्री होता है, और इसमें कितना होता है, 109 डिग्री होता है। तो एस करेक्टर क्या होता है, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होता है, तो एंगल भी क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री का एंगल है, तो क्या एस करेक्टर भी आपका क्या होता है, 50% होता है। ये तो आपको पता होगा 50%। यहाँ पे एस करेक्टर होता है 33.33%, और यहाँ पे एस करेक्टर कितना होगा, 25% होता है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, परसेंटेज एस करेक्टर के साथ साथ एंगल बढ़ेगा, तो परसेंटेज एस करेक्टर भी आपका बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में, एज लोन पेयर इंक्रीजेज, एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है। लोन पेयर क्या करेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे तो क्या होगा, जब दोनों रिपेल करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल वैसे भी क्या होगा आपका, डिक्रीज होता है। थर्ड पॉइंट, एज सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज है, जो सेंट्रल एटम है उसमें क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है आपका, एंगल डिक्रीज होता है। जैसे मैं अब इसका कारण क्या होता है कि जैसे ये हो गया, जैसे हम बात करें NH3 की, तो सेंट्रल एटम के पास में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके पास पास होंगे। ठीक है, पास पास होंगे। ठीक है, तो सेंट्रल एटम क्या करेगा, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, देखो मैं दो में कंपैरिजन कर देता हूँ, जैसे PS3 और इसमें कर लेता हूँ कंपैरिजन। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पी फॉस्फोरस से क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो सेंट्रल जो शेयर्ड है इसके हाइड्रोजन के साथ में जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या रखेगा, अपने पास रखेगा। और यहाँ पे क्या होता रहेगा आपका, रिपल्सन होता रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल थोड़ा क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे फॉस्फोरस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो ये क्या होंगे, बीच में होंगे। तो इनके बीच में क्या होगा, इतना ज्यादा रिपल्सन नहीं लगेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका, कम होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया 107 के करीब होता है, यहाँ पे आपका जो बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री के करीब होता है। और वैसे भी PS3 क्या है आपका, एक ड्रैगो मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास में, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं लगती, और 90 डिग्री के करीब का, 91 के करीब इसका एंगल होता है। समझ में आ गई बात, ये इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने आपको I3 नेगेटिव का दिया था। ये कैसा होता है, लीनियर होता है। NO2 प्लस भी कैसा होता है, लीनियर होता है, इस टाइप से दिखता है आपको NO2 प्लस। ठीक है, SnCl2 कैसा होता है, बेंट होता है। और PCl3 कैसा होता है आपका, पिरामिडल होता है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जो प्रीवियस ईयर PGT में पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर PGT एग्जाम, PGT में बहुत बार पूछे गए हैं कि PCl3 का बताओ भाई, कि उसका शेप बताते हैं। मेनली क्या पूछता है, शेप पूछता है कि इसका शेप कैसा होगा। ये मैंने उनकी लिस्ट बना रखी है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ें। अब मैंने आपके लिए दो, जो आज मैंने क्लास पढ़ाई और जो कल पढ़ाई थी, उनमें से बेस्ड मैंने आपके लिए दो सेट बना रखे हैं, प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं, 2 लेवल के। ठीक है, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन, जो पहला उसमें क्वेश्चन है, विच बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर।
तो आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि कौन सा नॉन डायरेक्शनल होता है। अगर आपने कल की क्लास ली है तो आप बता दोगे कौन सा है कौन सा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो सबसे था, मैंने क्या बोलता, एस ऑर्बिटल क्या होता है आपका, नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। तो क्या होता है, एस एस जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन नंबर 2। पहले मैं आपको बोलूंगा, अगर आपने दोनों लेक्चर देख रखे हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए, ठीक है। पॉज करने के बाद में क्या होगा, आप इसको खुद से सॉल्व करिए। अगर आपसे खुद से सॉल्व होता है, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, अगर आप क्वेश्चन लगाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास में, इन NO3 माइनस द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO बॉन्ड इज। तो जो NO बॉन्ड का क्या होगा हमारे पास में, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होगा NO3 माइनस में। तो मैंने आपको बताया था कि आपको इसको क्या करना है, निकालना पड़ेगा। किससे था ये क्वेश्चन, इससे मैंने हिंट दे के, रेजोनेंस से क्वेश्चन था। किससे है ये क्वेश्चन, रेजोनेंस से ये क्वेश्चन है। तो अब आपको NO3 नेगेटिव का बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, जैसे NO3 नेगेटिव, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब आप मुझे बताओ इसका कैसे आएगा, हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कैसा आएगा, बताओ भाई। तो दो एटम के बीच में कितना है, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे क्या हो गया, एक हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, एक हो गया। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनते हैं भाई, बताओ कोई, अगर कोई बता सकता है कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, कितने बनेंगे भाई। इसके भी कितने बनते हैं हमारे पास में, ये सेम टू सेम है CO3 2 माइनस के जैसे ही है। अरे वैसा ही है ये, सेम टू सेम वैसा ही है। तो कितने बनते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तीन। जैसे मैं बना भी देखता हूँ, एक अगर यहाँ पे चले जाएगा तो ये क्या होगा, ये यहाँ चले जाएगा। तो क्या बना देंगे हम यहाँ पे N, यहाँ ऊपर O नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका O नेगेटिव रहेगा। एक और बना सकते हो आप लोग, ठीक है। एक और क्या बना सकते हो, ये यहाँ से यहाँ आ जाए और ये यहाँ से यहाँ चले जाए, तो ठीक है, एक और बना लो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे O, यहाँ पे N, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव। तो कितने हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तीन हो गए। तो दो और एक तीन, और एक 4/3। तो कितना आ जाएगा आपका 1.33, इसका आंसर आ जाएगा, जो कौन सा है, बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अरे क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन वन प्लेन इन SF6, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं SF6 के एक प्लेन में, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन वन प्लेन इन SF6। तो हमें पता है कि SF6 कैसे, हम बात कर लेते हैं कैसे होगा हमारे पास में। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसकी ज्योमेट्री निकालनी पड़ेगी, या शेप आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं SF6 में। तो क्या होगा, सेंट्रल एटम क्या है हमारे पास में, सल्फर है, 1/2। क्या हो जाएगा हमारे पास में, 6 + 6, कोई हमारे पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 6 क्या है हमारे पास में, मोनोवैलेंट एटम है। तो कितना हो जाएगा, 12/2, कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 का मतलब sp3d2, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और 6 के 6 क्या है इसके पास में, तो इसकी 6 के 6 क्या है हमारे पास में, बॉन्ड पेयर है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास में इसका शेप होगा वही क्या होगा, ज्योमेट्री होगी। तो SF6 का हमारे पास में इस टाइप से बनता है, ठीक है। क्योंकि 6 के 6 क्या है हमारे पास में, बॉन्ड पेयर है, ये हमारे यहाँ से दिख गया। तो SF6 का हम बना लेते हैं बॉन्ड, तो SF, ठीक है। तो आपको पता है ये चारों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, एक ऊपर होगा और एक क्या होगा आपका नीचे होगा। अरे समझ में आ गई बात। तो इसका आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो थर्ड है उसका क्या हो जाएगा हमारे पास में, थर्ड वाले इन्होंने क्या दे रखा है, 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन वन प्लेन इन SF6। तो मैक्सिमम नंबर इसमें 4 होंगे भाई, कितने होंगे, 4 ही हो पाएंगे, क्योंकि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन वन प्लेन ऑफ SF6, तो कितना होंगे इसमें, 4 होंगे हमारे पास। 4 5 6 दे रखे हैं, तो 5 6, क्योंकि ये जो होगा, ये और ये अलग प्लेन में होते हैं, ये एक ही प्लेन में होते हैं। अरे सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, 4 नहीं, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और एक सल्फर भी तो है। कितने होंगे हमारे पास, 5 5, मेरे से गलती हो गई, मैंने फ्लोरीन काउंट किया, 1 2 3 4 5। तो 5 एटम हमारे पास ऐसे होंगे जो एक ही प्लेन में होंगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CO2। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CO2 में हम बात कर लेते हैं, तो CO2 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो हम बात कर लेते हैं CO2 में हम क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन तो 1/2, कार्बन का कितना होता है 4, और ऑक्सीजन तो मोनोवेलेंट नहीं है, बाइवेलेंट है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ मोनोवेलेंट, तो कितना हो जाएगा आपका 2। 2 का मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, SP का मतलब क्या होता है हमारे पास में, अरे बताओ, SP का मतलब क्या आएगा, लीनियर, ठीक है। अब आपको पता है CO2 कैसा दिखता है, आपको इस टाइप से दिखता है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन पूछ रखा है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता ही है भाई कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारे पास में, क्या हो जाएगी,
अरे बोल लो भाई, 4 का क्या हो जाएगा, ए, एस पी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5, विच स्पीसीज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, कौन सा होता है, तो ध्यान रखना टाइम लिमिट का क्वेश्चन है, इसको फटाक से आपको बताना होगा। मैक्सिमम जो होते हैं वो किस में होते हैं, I3 में होते हैं, I3 नेगेटिव में। अगर आप इसको, ये आपके लिए होमवर्क है, जरा इसको कैलकुलेट करके बताना कि I3 नेगेटिव में कितने लोन पेयर होते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होता है, कितने लोन पेयर होते हैं। अरे समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। ये मैंने सॉल्व करवा रखा अभी, लेकिन मैंने आपको इसमें लोन पेयर नहीं बताए थे। आपके इसमें क्या होगा, देखो मैंने इसमें, एक सेकंड, मैंने आपको इसमें थोड़ी देर पहले बताया भी था। अभी देखो, यहाँ पे मैंने इसको दिया भी है, ये देखो, यहाँ पे आपको मैंने बताया भी है I3 नेगेटिव क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, पर आपको इसमें सिर्फ बताना है, और मैंने इसको सॉल्व भी करवाया है अभी लेक्चर में ही, तो आपको इसको ढंग से देखना है कितने लोन पेयर होते हैं इसमें। ठीक है, और क्या इसकी ज्योमेट्री वगैरह होती है, ज्योमेट्री शेप वगैरह सब आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में पीजीटी लेवल का जो प्रैक्टिस सेट है पार्ट 2, उसके मैं आंसर भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ज्योमेट्री ऑफ XeOF4, कि ज्योमेट्री ऑफ XeOF4 का ज्योमेट्री क्या होगी हमारे पास में। तो XeOF4 की ज्योमेट्री जो हमारे पास में होगी वो हम बात कर लेते हैं, पहले हम निकालेंगे। तो क्या होगा, 1/2, Xe का 8, ऑक्सीजन को लेंगे नहीं, फ्लोरीन का कितना होगा 4, कितना हो जाएगा आपका 12/2, कितना हो जाएगा 6, 6 का मतलब sp3d2। तो sp3d2 का मतलब कैसा हो जाएगा आपका, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ज्योमेट्री पूछा है तो सीधा सीधा हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर, कौन सा हमारे पास में लीनियर होता है। तो हम इसको कई बार सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि लीनियर कौन सा होगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कौन सा हमारे पास में लीनियर होगा। लीनियर की बात कर लेते हैं, तो हमने क्या करा था, सीधा सा हमें पता है कौन सा होगा हमारे पास में लीनियर, CO2 हमारे पास में लीनियर ही होगा। ठीक है, आप बाकी को चेक कर सकते हैं, SO2 को भी चेक कर सकते हैं, और H2O तो मैंने बता ही रखा है, SO2 को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो SO2 को मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे SO2 की बात कर लेते हैं। तो SO2 में सल्फर है, तो 1/2, 6, ऑक्सीजन बाईवेलेंट होता है तो 0, तो क्या हो जाएगा आपका 3, 3 का मतलब क्या हो जाएगा आपका sp2। तो sp2 कैसा हो जाएगा आपका, ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा। कैसा आ जाएगा आपका, ट्राइगोनल प्लेनर। और SO2, ठीक है, 3 में क्या होता है, इसकी तो ज्योमेट्री हो गई, ये क्या हो गई आपकी, ज्योमेट्री हो गई। ठीक है, शेप की बात कर लेते हैं, तो दो क्या है, बॉन्ड पेयर, और एक क्या हो जाएगा आपका, लोन पेयर। तो ऐसा दिखता है आपका SO2। ठीक है, इस शेप का दिखता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बॉन्ड एंगल इन H2O इज 104.5 इंस्टेड ऑफ 109.5 ड्यू टू, किसकी वजह से होता है। तो मैंने आपको बता रखा है किसकी वजह से होता है भाई, बॉन्ड एंगल H2O में किसमें, किस किस का रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर उसमें H2O में, और किसका होता है, लोन पेयर की रिपल्सन की वजह से क्या होता है, ये एंगल क्या होता है, 109.5 डिग्री होने की बजाय क्या हो जाता है, 104.5 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको इसमें जो सेकंड लेक्चर था, इसमें मैंने आपको बता दिया VBT और VSEPR, उसके साथ साथ में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का भी पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। जितना कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया, और जो PBIQ में आ रखे थे वो सारे क्वेश्चन भी आपको मैंने सॉल्व करवा दिए। यहाँ से आपको तभी हो सकता है जब आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो, प्लस आपके पास में क्या हो, स्पीड हो, तभी सिलेक्शन आपका होगा। अगर आपको लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसको देख ही रहे होंगे। ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी आप कर ही रहे होंगे, मतलब मेरे हिसाब से। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ, बार बार यही चीजें बोल रहा हूँ, हर लेक्चर में बोल रहा हूँ, कि आपको लेक्चर देखना है, नोट्स आप अपने बना लीजिए, और PYQ पे फोकस करिए। जितना ज्यादा आप PYQ करोगे और जितनी स्पीड के साथ में करोगे, स्पीड के साथ में एक्यूरेसी चाहिए भाई, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो आज की सत्यनारायण की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, जो केमिकल बॉन्डिंग का ही नया टॉपिक होगा। आगे इसके बाद में एक और थ्योरी की बात कर लूंगा। ठीक है, तब तक आप लोग जो टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं उन टॉपिक को पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अगर आपको एक बार में वीडियो में समझ नहीं आ रहा तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका डाटा लगेगा, बाकी और कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद में PYQ सॉल्व करिए, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, अगर आप ढंग से मेहनत करते हैं। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह होता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने, आपके सुझाव बिल्कुल एकदम आमंत्रित हैं। आप कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी बात आप रखना चाहते हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं।
इसी के साथ सत्यनारायण की कथा समाप्त। थैंक यू। ठीक है, पढ़ते रहिए और सवाल लगाते रहिए। इसी के साथ जय श्री राम।